दिस इज पेज नंबर 1। स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, है ना। अब अपन आज पढ़ने वाले इसमें एटम वाला चैप्टर अभी, है ना। मॉडर्न फिजिक्स का अगला टॉपिक एटम, मतलब इसमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पूरा डिस्कशन है। अब अपना बोर्स एटॉमिक थ्योरी या एटम्स के बारे में। तो दिस इज पेज नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। ठीक है, ये अपना टॉपिक है एटम। तो एटम कैसा होता है, मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, समझते हो कि नहीं? स्ट्रक्चर का मतलब, हेलो, स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो? हेलो, स्ट्रक्चर का मतलब कौन बताएगा भाई? सो गए क्या? स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो उसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे, थोड़ा सा जस्टिफाई करो। ठीक है, मतलब सर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, किस एरिया में न्यूक्लियस होगा, वो सब। किस एरिया पे। ठीक है, ठीक है, मतलब ओके, इट्स ओके। और कोई बताएगा? अरेंजमेंट ऑफ एंटिटीज। अरेंजमेंट ऑफ एंटिटीज, ठीक है ना। और कुछ, और कोई? स्ट्रक्चर का मतलब बताओ भाई। स्ट्रक्चर, अच्छा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसका ढांचा। हाँ उसका ढांचा, हाँ बिल्कुल सही। वो ढांचा कैसे बना है, उसका बेस में क्या है, फिर ऊपर क्या है, फिर कितने रूम है, कितना क्या क्या है ना। यही सब चीजें आती ना। हाँ सर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसी सोचो कि वो किससे मिलकर बना है, क्या क्या है उसमें, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं एटम के। ठीक है, तो अभी तक हम जो फिजिक्स पढ़ रहे थे वो पूरी मैक्रोस्कोपिक थी। मैक्रोस्कोपिक मतलब बाहर बाहर। आप मैकेनिक्स से याद करो, मैकेनिक्स में हमने काइनेमैटिक्स पढ़े, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस। फिर डायनेमिक्स आया कि किसके कारण हुआ, जिसमें फोर्सेस की कॉन्सेप्ट आई। फिर रोटेशनल मोशन आया जिसमें पार्टिकल की जगह पे हमने पूरा बॉडी को कंसीडर किया, है ना। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो ये पूरा अपना मैकेनिक्स का पार्ट हो गया उतना। एंड देन वेव मोशन, ऑसिलेशन, है ना। फिर आगे बढ़ो धीरे से, 12th क्लास में पहुंचे आप। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, एक अलग पार्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद फिर आपने ऑप्टिक्स पढ़े जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और ये जो पार्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स का है। तो सबका अपना अपना एक पार्ट है। अब हम मॉडर्न फिजिक्स में क्या कर रहे हैं भाई, पूरा अंदर तक जाके देख रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रॉन फोटोन के बारे में पढ़ा था। मैटर का जो रेडिएशन होती है उसके पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा। अब हम बेसिकली इस चैप्टर में किसके बारे में आ गए? एटम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एटम कैसा होता है। समझ गए? समझ गए एटम कैसे होता है? अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस पे, या साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया, है ना। तो हम बात कर देते हैं सीधे सीधे एटॉमिक मॉडल, है ना। एटॉमिक मॉडल, तो कितने एटॉमिक मॉडल आए? एटॉमिक मॉडल, जैसे आपने साइंस एग्जीबिशंस के लिए मॉडल बनाया होगा, है ना। मॉडल बनाया कि नहीं बनाया? बनाए सर। बनाए। मॉडल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं आपको इसका विंड मिल का मॉडल बनाना है, तो पूरा विंड मिल नहीं बनाते, एक उसका मॉडल आप बनाते हो, है ना। जैसे किसी घर का मॉडल बनाना था, आप एक घर का एक छोटा सा पूरा पार्ट का मॉडल बना देते हो। किसी भी चीज का आपको मॉडल बनाना, तो एक छोटे से पार्ट में आपके दिमाग में पूरा आप उसको फ्रेम कर लेते हो। तो एटॉमिक मॉडल
एटम के बारे में क्या क्या कहा गया, किस तरह से मॉडलिंग की गई इसकी एटम की, कि हाँ यार एटम को हमको ऐसे मानना है, बता दे इसे। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल कौन कौन से मॉडल आए, नाम है कुछ, दो तीन नाम जानते हो एटॉमिक? डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड, बोहर्स। कौन कौन सा? डाल्टन, थॉमसन। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, क्या बोला था उनने डाल्टन ने? Atom is a small sphere, hard sphere, which is indivisible. डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ बातें पूरी बराबर नहीं जम रही थी लोगों को या साइंटिस्टों को, तो उनने फिर इसमें कुछ करेक्शन किया, फिर नया एटॉमिक मॉडल बोल दिया। डाल्टन के बाद कौन सा? थॉमसन। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इनने किस किस के बारे में बता दिया थॉमसन ने? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्लम पुडिंग मॉडल था ये। हाँ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसमें कुछ कमियां थी तो उसको इसमें थोड़ा और दूर करने की कोशिश किया, ठीक है ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर इसमें भी कुछ कमी रह गई, तो फिर कौन आए पिक्चर में? रुदरफोर्ड, उन्होंने न्यूक्लियस रदरफोर्ड। बताया और इसने ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन बताए। एंड प्रोटॉन के बारे में बताया, मतलब प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे कुछ है ना? हाँ सर, वाटरमेलन की इससे बताए थे। हाँ, तरबूज, तरबूज के जैसे इसको इमेजिन किया इनने। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल मतलब इसमें पर्टिकुलरली तरबूज के जैसे कहानी बताई इनने, है ना। और देन एटॉमिक मॉडल के बाद फिर थॉमसन मॉडल के बाद कौन आए, इसमें भी कुछ कमियां रह गई, तो फिर कौन पिक्चर में आए? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया अभी? न्यूक्लियस। क्या इंपॉर्टेंस था इसका? रदरफोर्ड का इंपॉर्टेंस था, इनने न्यूक्लियस के बारे में भी बता दिया, मतलब इनकी जो विशेषताएं थी ऊपर वाले मॉडल की वो तो थी ही, साथ में इनने और किसके बारे में आइडिया दे दिया? न्यूक्लियस के बारे में आइडिया दे दिया रदरफोर्ड ने। हाँ, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, इसने जो एज्यूम्शन लिया वो सोलर सिस्टम के जैसे लिया, सोलर सिस्टम के जैसा, समझ गए? सोलर सिस्टम के जैसा, कि जो न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसने सोलर सिस्टम के जैसे मान लिया पूरे एटम को, कि जैसे यहाँ पे सन है और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो घूमते हैं, तो वैसे ही ये प्लैनेट की जगह सन को उन्होंने क्या मान लिया भाई, सन का रोल कौन प्ले कर रहा है? न्यूक्लियस प्ले कर रहा है यहाँ पे। और जो प्लैनेट हैं उनका रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन प्ले कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह से था कुछ रदरफोर्ड का मॉडल, है ना। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में सन सोलर सिस्टम जैसा उसने इमेजिन किया, मतलब सन को जैसे सन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सॉरी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो काफी कुछ बताया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे, पर इसमें भी कुछ कमियां रह गई, तो उन कमियों को दूर करने के लिए देखो ये जो मॉडल की ग्रोथ है ना, ये सक्सेसिव हुई। इज इट क्लियर? मॉडल्स की जो ग्रोथ होती है वो सक्सेसिव होती है, जैसे हमारे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल वैसी इनकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, आप किसी भी उसको देखोगे, जैसे आप बल्ब की टेक्नोलॉजी को ही देख लो, बल्ब मतलब समझ गए जो घरों में हम यूज करते हैं, पहले वो पीले वाले बल्ब आते थे, फिलामेंट वाले, बहुत बिजली खाते थे, है ना। 100 वाट का बल्ब लगाओगे तब भी बहुत, एक तो हीट भी होते थे और इलेक्ट्रिसिटी का पावर कंज्यूमशन भी बहुत करते थे। फिर वो बल्ब के बाद, फिलामेंट वाले बल्ब के बाद किसका रिप्लेसमेंट आया? फिलामेंट वाले बल्ब के बाद याद है ट्यूबलाइट आए? LEDs. नहीं नहीं, एलईडी तुरंत नहीं आ गए, ट्यूबलाइट आए, CFL। ट्यूबलाइट आए, ट्यूबलाइट के बाद क्या आए? फिर सीएफएल आए, सीएफएल के बाद अभी क्या आए आपके? एलईडी आए, समझ गए। तो लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें कौन सा पार्ट चल रहा है आपका? एलईडी वाला पार्ट चल रहा है। तो मॉडिफिकेशन होते गए, कुछ कमियां निकली, फिर उनको दूर करना, तो लाइटनिंग टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ी। तो वैसे ही एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि एटम ऐसा होता है, सबसे पहले डाल्टन ने सोचा था, तो पहले से एटम कुछ नया काम नहीं कर रहे थे, बट सोचे कि यार मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं किसकी? मैटर की। अभी तक हमने पूरे मैटर की कहानी पढ़ ली है, अब मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से।
तो फिर एटम कैसा होता है, फिर सबने अपनी अपनी कुछ कहानियां बताना चालू की इसके बारे में। हमने पहले मैटर की स्टडी कर ली है, साइंस में कर लिए ना, बल्क प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ लिए, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिए, हीट के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिए, रोटेशनल पढ़ लिए, समझ गए ना। तो मैटर की स्टडी हो गई आपकी। अब मैटर की स्टडी हो गई तो अब कहां पर की बात करने लगे कि यार मैटर किससे मिलकर बना है। तो ये खोज चलती रहती है, ऐसे आगे आप बढ़ते जाते हो। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के भी कुछ खास बातें थी, कुछ सक्सेस थे, कुछ फेलियर थे। इसका सबसे बड़ा फेलियर क्या था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का? इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करते हैं तो फिर वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में क्रैश क्यों नहीं हो जाते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उनने तो सोलर सिस्टम जैसे बात कर लिया ना यहाँ पे। तो ये तो ऐसा इस तरह से डायरेक्ट नहीं सोचा ना उनने, कुछ और कहानी थी इसमें। उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है, एक और पार्ट ये तो है ही। बट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है ना कि जो एसिलरेटिंग चार्ज होता है, इज इट क्लियर? जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब जो पुराना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, उसमें अगर कोई चार्ज एसिलरेट होता है तो वो क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। करता है कि नहीं? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले ही पढ़े। चार्ज अगर एसिलरेट होता है तो किसको एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को करता है ना भाई। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है नेगेटिव, और अगर ये रिवॉल्व हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन आ रहा, मतलब एसिलरेशन है। एसिलरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एमिट करना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे एमिट करना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एमिट कर रहा है तो फिर ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। जो साइंटिस्ट थे अपोज करने वाले, उनने इसका जवाब मांगा रदरफोर्ड से कि अगर ऐसा है, ये थ्योरी हमने पढ़े भाई, या तो फिर ये जो थ्योरी हमने पढ़ी ये गलत है या फिर आपका एटॉमिक मॉडल गलत है। तो ऐसे कुछ वो चलते रहते हैं फ्रेंड। बट आप कोई थ्योरी दोगे तो उसके जो साइंटिस्ट कम्युनिटी होती है वो पूछती है कि ये थ्योरी है, ये यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा, उसके पहले तक हम क्या मान रहे थे, या उसके पहले 2-4 साल पहले तक हम ये मान के चल रहे थे कि जो लाइट होती है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या होती है? वेव होती है। पार्टिकल के बारे में नहीं सोच पा रहे थे कि यार उसको पार्टिकल के जैसी भी सोच सकते हैं। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट या फिर कुछ और इस तरह की थ्योरीज आई और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कॉन्सेप्ट यूज की गई, वेव नेचर को यूज किया गया, तो वो सक्सेस नहीं हो रहा था। एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, जैसे ही रेडिएशन पड़ती है मेटल सरफेस पे, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तुरंत बिना टाइम लैग किए 10⁻⁻8 सेकंड में निकल जाते हैं तुरंत। मतलब ये टाइमिंग होती है टाइम इंटरवल की। जैसे ही रेडिएशन पड़ी सुटेबल एनर्जी की मेटल सरफेस पे, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते बिना टाइम लैग किए। लेकिन जब वेव थ्योरी से इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो आज रेडिएशन डाले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर 1-2 घंटे बाद फोटो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे। तो एक तो कहानी वहीं पे फ्लॉप हो गई। तो अब दिमाग खराब ये हो गया साइंटिस्टों का, यार हम जब अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मान के चल रहे थे, लेकिन ये इस फिनोमेना को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। भाई रेडिएशन डाल रहे हो वो वेव है और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और हम वेव कैरेक्टर का यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लेन हो नहीं रहा है। इसका मतलब हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी वो गलत है क्या? इज इट क्लियर? लेकिन अब उनके दिमाग में ये भी आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने वेव माना, तो हमने इंटरफियरेंस को तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया हमने कि हाँ इंटरफियरेंस है, एंड सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुआ इंटरफियरेंस वेव नेचर के थ्रू। ऐसे डिफ्रैक्शन भी वेव की ही प्रॉपर्टी होती है ना, डिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो डिफ्रैक्शन भी तो एक्सप्लेन हुआ ना, उसको भी प्रॉपर हमने एक्सप्लेनेशन दिए, उसका वेव मानकर ही दिए। तो फिर क्या कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ मिसिंग है? तो फिर उस कॉन्सेप्ट को आगे ये बढ़ाया प्लैंक ने, नई चीज बताया कि नहीं, जो रेडिएशन होती है ना उसके ड्यूल कैरेक्टर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं।
एक पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। मतलब वेव नेचर तो पढ़ ही रहे थे, उसने और पार्टिकल भी बोल दिया कि ड्यूल कैरेक्टर। भाई कहीं पे अगर जैसे आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये एक्सप्लेन करना तो आपको वेव मान के इट्स ओके, लेकिन अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करना है तो आप उसको ऐसा भी मान लो, ऐसा भी ट्रीट कर लो। तो फिर वो थ्योरीज एक्सेप्ट हुई। मतलब लाइट को क्या माना जाने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या माना जाने लगा, वेव एंड पार्टिकल दोनों मानने लगे, ड्यूल नेचर कंसीडर कर लिए। इसलिए हमने पूरा अलग अलग ही कहानी पढ़ी, वेव ऑप्टिक्स अलग पढ़ा, एंड जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे तो वहां पे फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल मान के भी पढ़ा। तो दोनों एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं। तो मेरा यही है यहाँ पे कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे खास बात ये है, ये एक माइलस्टोन रहा, लेकिन हम इनकी ज्यादा चर्चा तो नहीं करते, डाल्टन एटॉमिक मॉडल की एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। लेकिन जब भी एटम की बात निकलेगी, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसकी बात जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइलस्टोन रहा है एटम के बारे में। क्या माइलस्टोन रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दे दी इस एटॉमिक मॉडल में। लेकिन रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल रखा, उन्होंने क्या मॉडल रखा, सोलर सिस्टम जैसा मॉडल रखा। तो जो साइंटिस्टों की कम्युनिटी थी, ठीक है ना, उनने क्या चीज सोचा कि अगर कोई चार्ज एसिलरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फिर ये रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा तो भैया ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो फाइनली स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए ये किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मतलब ये तो खत्म हो गया एटम। तो इसका जवाब किसके पास नहीं था, रदरफोर्ड के पास में नहीं था, कि उनने अपना तो दे दिया कहानी, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर साइंटिस्ट सोचने लगे। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी इनके एक्सपेरिमेंट से, उसके लिए माना कि हाँ आपका एक्सपेरिमेंट इज नाइस, और आपने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, ये भी सही है, लेकिन आप इसको जो सोलर सिस्टम जैसा ट्रीट कर रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ गए या नहीं? यस सर। है ना? तो इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को फिर दूर करने के लिए पिक्चर में कौन आए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। समझ गए ना? तो फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आए। इनने रदरफोर्ड के जैसा ही मॉडल सोचा, लेकिन कुछ एज्यूम्पशन ले लिया। मतलब इसने कुछ नया नहीं किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में ही सोचा, लेकिन जो पाथ थे इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन के या जो ऑर्बिट थे, उनके बारे में और कुछ कहानी उन्होंने बता दिया, कुछ और एज्यूम्पशन ले लिया, और इनकी जो शंकाएं थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली, उसको दूर किया। हाँ, अब जब बोर्स का एटॉमिक मॉडल आया तो कुछ थ्योरीज को उनने बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाए, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मिल रहा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटली देख लिया गया है ना, लेकिन उसको थ्योरेटिकली नहीं बता पा रहे थे कि यार ये ऐसे कैसे इसका बिहेवियर हो रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल ने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया। काफी हद तक मतलब आप 99% तक एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं इसका, लेकिन कुछ पार्ट का इसमें भी एक्सप्लेनेशन बच गया था। एंड सिर्फ ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, ये रदरफोर्ड को ही इसने बेस बनाया था। देखो जो एटॉमिक मॉडल है ना, इसके अपने प्रीवियस वर्जन को बेस बनाते गए हैं और आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ये इसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ही बेस बनाया था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। ये इसका सबसे बड़ी खास बात हुई। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी आ गए। क्या ड्रॉबैक आ गए? हाइड्रोजन के बाद वाले जो एटम है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ये, है ना। सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम के लिए ही ये अप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब समझ गए कि नहीं?
जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए तो ठीक है, बढ़िया सूट कर रहा था इनका एटॉमिक मॉडल। लेकिन जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उस पे फिर ये बराबर काम नहीं कर पा रही थी इनकी कहानी या इनका जो एटॉमिक मॉडल है। तो फिर और भी आगे मॉडल्स आए, लेकिन ये सब माइलस्टोन रहे हैं, इसका बेस रहे हैं, इसलिए हम भी यहीं तक की ये थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल भी कंप्लीट नहीं है, समझ गए कि नहीं? लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये भी कंप्लीट नहीं है तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम लेटेस्ट वाले मॉडल को क्यों नहीं पढ़ रहे? तो अल्टीमेटली ये सब माइलस्टोन रहे, लेकिन इनने काफी कुछ चीजों के बारे में बता दिया। तो हम यहीं तक हमारी स्टडी अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल तक की। हायर क्लासेस में आप लोग और आगे के एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे, फिर उनसे एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो काफी कुछ है। फिर वो क्वांटम फिजिक्स की बात आ जाती है, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग सेगमेंट है फिजिक्स का, तो उसमें ये सब स्टडी होती है, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स के पास के व्यू पे। तो हम जो अभी 12th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ रहे हैं वो बस बोर्स एटॉमिक मॉडल तक हमने हमारी स्टडी को लिमिट किया हुआ है, मतलब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो हमारी स्टडी यही है। बट ये भी कंप्लीट नहीं है, मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसकी भी कुछ कमियां रही हैं। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो कुछ दिमाग में आया अभी कि ये सब स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी? फिर जो डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे एटॉमिक मॉडल का, वो किस तरह से होते गया, समझ गए ना? जो डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल है, अरे समझ गए? डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल समझ गए ना कि कैसे होते गए? यस तो सर। सबसे बड़ा काम किसने कर दिया था? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने। उनने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया और उसकी कुछ कमियों को बोर्स ने दूर करने की कोशिश की, है ना, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम तक के लिए ही सीमित रही, बाकी के मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो अप्लाई नहीं हो पाया। बट इट्स ओके, काफी हद तक उनने चीजों को बताया, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उनने बता दिया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया लगभग लगभग। उसमें भी कुछ चीजें रह गई थी एक्सप्लेन करने की उनके एटॉमिक मॉडल के थ्रू, बट काफी कुछ उनने एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है ना? तो ये ऐसी कहानी रही भाई एटम की, जो जो एटॉमिक मॉडल आए फिर उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है? तो अब तुम्हारे दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई कि हमको अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ना है या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल अब हमको क्यों पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, अब किसी के मन में कुछ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं अपन। सर हाँ जोजित बोलो। तो परफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने बताया अपने को अभी? परफेक्ट तो यार अभी तक भी नहीं, अभी भी कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाएंगे एटम के बारे में, तो परफेक्शन की तो हम बात नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं इनके बारे में, है ना? परफेक्ट तो कोई नहीं बता पाया अभी। जो लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स अभी देखो, अभी तक अपन जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल में अपन क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, है ना, बट एक्चुअल जो पाथ होता है ना इलेक्ट्रॉन का भी, वो सर्कुलर नहीं होता। अब हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। आगे थ्योरी आई कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जो आपने 1s² 2s² 2p6 ये सब पढ़े ना ऑर्बिटल्स के बारे में, एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वो भी कहानी कुछ आगे इस तरह से बढ़ती गई, है ना? तो ऐसा नहीं है कि इनका जो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ ही होता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसी कुछ आगे थ्योरीज आई हैं, बट मैं अभी उन सब में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और मुझे भी याद नहीं है, हालांकि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है क्वांटम फिजिक्स में, बट अब मुझे भी याद नहीं क्योंकि वो मास्टर डिग्री की बात हो गई है। तो अभी मैं भी कहाँ तक बचा हुआ हूँ, मेरा भी जो मतलब याद है वो अब यहीं तक सीमित बचा हुआ है, आगे का मुझे भी अभी याद नहीं, आगे की जो थ्योरीज हैं, पर है बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, ठीक है ना? और अगर आप हायर स्टडीज में फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर ये काफी कुछ देखने को मिलेगा। इवन इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओगे तो इसके आगे आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन जब फिजिक्स में ही अगर किसी को आगे कैरियर बनाना तो फिर आगे ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? या फिर न्यूक्लियस के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। अपन भी अभी जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले वो बहुत बेसिक पढ़ने वाले,
बहुत आगे का पार्ट अपन अभी उसमें नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो 12th स्टैंडर्ड तक बहुत बेसिक पार्ट ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 12th में भी जितना आप पढ़ रहे हैं आगे चल के भी वो एक एक टॉपिक क्या हो जाते हैं आपके, पूरा एक फिजिक्स बन जाती है फिर से। जैसे ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, ये पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बन जाएगा आगे चल के धीरे धीरे, मतलब एक चैप्टर का एटम वाला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही फिर पूरा जैसे अपन ने वेव ऑप्टिक्स पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, वो पूरा फिजिक्स हो जाता है आगे चल के, स्पेशलाइजेशन जिनमें होता है, ठीक है। जैसे अपन इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो अभी जो चैप्टर है जैसे आपका मैकेनिक्स चैप्टर है या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जैसा सूट करता है आगे चल के। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा हो जाता है ना। फिर जो सेमीकंडक्टर पढ़ोगे वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है फिजिक्स का, वही आपका क्या है, इंजीनियरिंग है। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा बेसिक फिजिक्स ही है आपका। तो आगे अगर किसी को कैरियर बनाना तो आप इनके बारे में जानोगे, ठीक है। नहीं बनाना तो इवन इंजीनियरिंग में भी फिर ये उतना आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। यहीं तक फिर हमारा, हाँ अगर किसी को जानना है पढ़ना है तो आप कंपटीशन दे दो, उसके बाद फिर पढ़ लो बुक वगैरह, तो और आपको पता चलेगा इसके बारे में कहानी, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना, ये वेव फंक्शन वगैरह आता है ना वहां पे, वेव फंक्शन याद है, तो वेव स्क्रोडिंगर इक्वेशन में हाँ हाँ, श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस वगैरह आती है ना उसमें। बट 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर पूरा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, फिर उनका जो सॉल्यूशन है और फिर उनका जो वेव पार्ट है वो किस तरह का बनेगा, तो वो हायर क्लासेस की फिजिक्स में ही डिस्कस होता है, ठीक है। तो कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जैसे आपका केमिस्ट्री का ये कुछ चैप्टर है, वैसे कुछ फिजिक्स के चैप्टर मिलेंगे, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है वो इस तरह से है ना कि आप सेपरेट नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस वगैरह या उनका जो डिस्कशन है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ही तो पता लगाए थे ना कि जो ऑर्बिटल का शेप है वो कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बाद प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शंस वगैरह कुछ कहानी आती है ना इस तरह से, याद है, थोड़ी थोड़ी होगी उसमें केमिस्ट्री में, अभी इंट्रोडक्शन हुआ है ना, बट उतना जानते नहीं अपन अभी। तो हमने अभी जो हमारा डिस्कशन है बस वो यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें भी कहानी बहुत कुछ आगे बढ़ गई है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। हाँ लेकिन जैसे मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, आगे आप इंजीनियरिंग भी करोगे तो लगभग लगभग यही रहेगा, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ोगे मैकेनिक्स में, बट इतना ही है। मैकेनिक्स में और कुछ करने के लिए है ही नहीं भाई, न्यूटन्स लॉ यही है, आप कहीं तक भी पढ़ लो उसमें और कुछ है नहीं न्यूटन्स लॉ पे, समझ गए कि नहीं। तो मैकेनिक्स का जो पोर्शन हो गया वो यहीं तक लिमिट हो गया आपका। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ोगे अगर कोई स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है तो, है ना। कुछ और चीजें पढ़ोगे एक्स्ट्रा, बट जो मेन मेन थ्योरी है वो यही है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ऐसा है कि जिसमें अपन 12th स्टैंडर्ड में बहुत कम पढ़ रहे हैं, मतलब 2% पढ़ रहे हैं अपन इसका, आगे और भी बहुत कुछ कहानी है मॉडर्न फिजिक्स की, समझ गए कि नहीं। हेलो, अरे समझ यस गए। सर समझ गए। हाँ ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन ने लगभग सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है। तो मॉडर्न फिजिक्स का ये जो पार्ट है एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये हायर स्टडीज में बहुत कुछ है इसमें। तो हमारे 12th के सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2-4-5% है। तो इसलिए अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है आपकी 12th स्टैंडर्ड तक की, वो बहुत आसान है और स्कोरिंग हो जाती है। लेकिन हायर क्लासेस में फिर यही सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कहानी अभी हम बहुत थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। बाकी मैकेनिक्स वाला पोर्शन लगभग पूरा ही पढ़ लिए अपन 12th स्टैंडर्ड तक ही। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जो है तो वो है ही, उसमें जो कैलकुलस का पार्ट है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और उसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं बची अभी, ठीक है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट अभी तुमने जो पढ़ा वही हमेशा ही रहेगा, उसमें कुछ ज्यादा जानने का बचा नहीं है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वो जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं वही आगे भी पढ़ोगे तुम लोग, उतना ही है, लेकिन इनमें बहुत कुछ है। सो ये समझ गए अभी आप लोग पूरा एटम के बारे में, जो क्या बोल रहा था मैं, एटॉमिक मॉडल किस तरह से आगे बढ़ते गए, है ना। डाल्टन एटॉमिक मॉडल आया, थॉमसन
प्लम पुडिंग मॉडल आया, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो रदरफोर्ड का सक्सेस किस बात को लेके है? रदरफोर्ड का सक्सेस इस बात को लेके कि इनने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। और वोर्स एटॉमिक मॉडल का सक्सेस किस बात को लेके है? इनने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम को इनने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। एंड लेकिन इसके ड्रॉबैक भी रहे हैं ना वोर्स एटॉमिक मॉडल के। तो आप लोग आज बुक निकालो और उनसे इनके ड्रॉबैक वगैरह पढ़ो। तो अब मैं आता हूं सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में रदरफोर्ड, हाँ बोलो सर। ये जैसे यहाँ पे रदरफोर्ड ने प्लैनेट सिस्टम लिया था, तो सन के अराउंड भी अपने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी EMR इवॉल्व करते होंगे ना? नहीं ना बेटा, वो क्यों ये हमारे इवॉल्व करेंगे? चार्ज तो थोड़ी है प्लैनेट्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल थोड़ी हैं। बट वो प्लैनेट्स में भी तो चार्जेस वाले पार्टिकल्स है, तो कुछ भी ओवरऑल निकलेगा अर्थ की बात करोगे तो ओवरऑल अर्थ को क्या लोगे आप? न्यूट्रल बॉडी लोगे कि चार्ज बॉडी लोगे? न्यूट्रल। हाँ, तो न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी अगर रिवॉल्व भी करेगी तो इट्स ओके, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। तो उसने, रदरफोर्ड ने सोचा ऐसा ही था, मतलब EMR के बारे में थोड़ी सोचा था। रदरफोर्ड ने तो ऐसे ही सोचा था कि भाई एटम है, मैं सोलर सिस्टम जैसा मान लूं इसको। और काफी हद तक वो सही भी थे, क्योंकि वोर्स ने भी उसी को माना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। देखो आप जैसे जो स्टोरी राइटर होते हैं, अल्टीमेटली स्टोरी राइटर मतलब समझ गए तुम लोग, फिल्मों के स्टोरी राइटर, नहीं समझा? स्टोरी राइटर, हाँ सर समझ गए। हाँ, तो ये साइंटिस्ट भी कुछ ऐसे ही चलते हैं ना। देखो साइंस में एक होता है एक्सपेरिमेंटल पार्ट और एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट सोचना। एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट जब तक आप नहीं करोगे, थ्योरेटिकली आपने जो चीज बोला उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? जैसे हमारी जो बहस होती है सुपरस्टिशंस और साइंस को लेके, जैसे भूत प्रेत को लेके और इसको लेके जो हमारी बहस होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइंस मानते, तो हम लोग ये नहीं मानते भूत प्रेत वगैरह, ठीक है, लेकिन जो थ्योरेटिकल है वो मानते होंगे और थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन हम कब मानेंगे इस चीज को? कि जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को पता कर लें या बोल दें। समझ गए या नहीं? तो साइंस का मतलब क्या है? जिसका हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मतलब जिसके बारे में हम जान रहे हैं और पूरा बता पा रहे हैं, यही तो होता है ना साइंस का मतलब, ठीक है? अरे समझ गए? यस सर। ये स्टडी में पता है एक और पार्ट होता है यार, जिसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, जिसको फिलॉसफी जिसको बोलते हैं। फिलोसफर भी बोला जाता था पहले इनको, साइंटिस्टों को फिलोसफर। फिलॉसफी सुना है कि नहीं सुना? यस सर। हाँ, तो वो भी अपना ज्ञान इसी तरह से देते थे, लेकिन जो फिलोसफर होते हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो ये सब तुम्हें याद होगा ना यार, ये गैलीलियो वगैरह जो आए थे, फिर उनको मौत की एरिस्टोटल। ये इनको फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि उस टाइम के जो फिलोसफर थे वो कुछ और कहानी बोलते थे कि नहीं, अर्थ हमारी रेस्ट पे और सन हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। क्योंकि अपन खड़े हो गए, आज सुबह देखे तो सन हमारे पूर्व में देख रहा है, शाम को देखे तो पश्चिम में देख रहा है, तो हम क्या मान रहे हैं कि अर्थ रेस्ट पे और सन हमारे आसपास घूम रहा है। तो इन लोगों ने चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली मैं इनको भी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि अर्थ के रेफरेंस, अर्थ को अगर अपन बेस मान लें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन भी घूम रहा है ना, तो ये तो रिलेटिव मोशन होता है। तो ये तो हम बाद में जान पा रहे हैं इन चीजों को ऐसा। बट जब तक हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना कर लें तब तक हम मानते नहीं है, मतलब अल्टीमेटली। और सही भी है, हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ तो होना चाहिए इन चीजों के लिए, ठीक है ना? तो साइंस में बेसिकली डिफरेंस यही है। ऐसा क्लियर हो गया? अभी और कुछ पूछना है इसमें किसी को? आगे बढ़े अपन, अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे आ जाए अपन अब। हेलो? यस सर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वैसे तो काम का नहीं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट ये बेस समझने के लिए होता है ऐसा, कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। और अब आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो इसलिए मेरा ये समझ लो 20-25 मिनट ये जो बोलना रहा है, ये उसका पार्ट है, ठीक है? अब एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बन गए कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, या बोर्स एटॉमिक मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या रहा है ना? तो वो एक दिमाग में आपके रहेगा, ठीक है? बस उसके लिए तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं अपन अब।
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अपन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जान रहे हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में रदरफोर्ड ने नहीं किया था, पता है कि नहीं? हेलो हेलो, अरे समझ गए? यस सर। किसने किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? किसने किया था? फिर उन्होंने किया ही नहीं था, ये उसके चेले चपाटी ने किया था। चेले चपाटी मतलब समझ गए? रदरफोर्ड का उनका जो असिस्टेंट। हाँ, उनके असिस्टेंट लोगों ने किया था। उनके असिस्टेंट लोगों ने किया था। अब जैसे नागपुर में आप कोई बहुत फेमस डॉक्टर है, उसके नाम पे उसकी दुकान चल रही है, आप चले गए इलाज करवाने, पता चल रहा है डॉक्टर तो मिले नहीं, आपको असिस्टेंट से इलाज करवाना पड़ा। तो वैसी कहानी है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसने खुद नहीं किया, उसके असिस्टेंट लोगों ने किया था। लेकिन उनके असिस्टेंट लोगों की जो फाइंडिंग थी, बेचारों को वो उनका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा था कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसका एक्सप्लेन किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय देयर असिस्टेंट एंड उसको एक्सप्लेन किया था इनने अल्टीमेटली। तो उन्हीं के नाम पे ये कहानी चल रही थी, क्योंकि एक्सप्लेन उनने किया है ना एक्सपेरिमेंटल की जो फाइंडिंग आई थी। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। तो जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहले से साइंटिस्ट लोग जानने लगे थे, हर्ट्ज वगैरह ने इसकी फाइंडिंग कर लिया था, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया था। तो आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते तो आइंस्टीन का नाम ज्यादा आता है, क्योंकि उनने फिर उसको एक्सप्लेन किया था सक्सेसफुली। तो वैसे ये कहानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी इनने पर्टिकुलरली इनने नहीं किया था, मतलब थे लैब में, बट ये दे दिए जॉब की चलो ये वाला टास्क तुम लोग करो। तो ऐसी कुछ कहानी होती। जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं ना, तो इनके जो रिसर्च स्कॉलर थे या असिस्टेंट थे, उन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ओके, तो पेज नंबर 2 अब अपन देखते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। यस सर। तो बस अब हमारी कहानी भी वैसी चलेगी अभी ये टॉपिक, बट आपको काफी मजा आने वाला है। केमिस्ट्री में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो उस टाइम पे आपकी फिजिक्स की समझ उतनी नहीं थी, ठीक है? उस टाइम पे जैसे एंगुलर मोमेंटम, अरे वोर्स एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की कॉन्सेप्ट आती है ना? हेलो, वोर्स Yes, एटॉमिक sir. मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की कॉन्सेप्ट आती है ना, उसके बगैर आगे बढ़ते नहीं, मेन पोस्टुलेट है वो उसके। तो उस टाइम पे 11th क्लास में जब आपने ये वोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, तो वहां पे जो फिजिक्स के टर्म आए वो थोड़े समझ से परे हो गए थे, आपने सीधे सीधे उसको देख लिया। लेकिन अब जब यहाँ पे पढ़ रहे हो तो अब काफी कुछ बीत चुका है, अब 12th एंडिंग पे हो, तो आपने केमिस्ट्री में भी काफी कुछ पढ़ा और फिजिक्स में भी काफी कुछ पढ़ा। तो अब आपका जो पिक्चर है एटम के बारे में वो और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना? समझ गए? तो इसमें अब आपको काफी मजा आने वाला है इसमें। तो नाउ दिस इज पेज नंबर 2, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या मैं सीधा सीधा लिख दूं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना? देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो इसके लिए हमको रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। तो उनने क्या लिया, यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल लिया। तो उस गोल्ड की फॉइल में यहाँ पे किनकी बॉम्बार्डिंग किया उनने? अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग किए। किसमें? गोल्ड की एक पतली सी फॉइल लिए, ठीक है ना? यही थी ना कहानी? यस सर। यस सर। गोल्ड की फॉइल क्यों लिए उनने और अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए? कुछ और क्यों नहीं ले लिए उनने गोल्ड फॉइल? क्योंकि वो उसकी बहुत पतली रहती है। मेलिएबल और डक्टाइल होने के कारण। हाँ, उस टाइम पे उनको कुछ ऐसी चीज चाहिए थी। देखो अल्फा पार्टिकल एटॉमिक मॉडल या अल्फा पार्टिकल, सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल समझते हो किसको बोलते हैं अपन? He2 पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल इज He डबल प्लस, इज इट क्लियर? या हीलियम एटम को आप आयनाइज कर दो पूरा कंप्लीटली, तो वो अल्फा पार्टिकल कहलाता, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अल्टीमेटली अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस है ये, है ना?
अरे समझ गए कि नहीं? अल्फा पार्टिकल मतलब एक ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इट कैरी +2e चार्ज, इसमें +2e चार्ज है। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले ही जान लिया गया था, प्रोटॉन के बारे में भी पहले ही जान लिया गया है ना कि प्रोटॉन है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और इन पॉजिटिव चार्ज की आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हो किसमें, एटम्स में। तो गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल एंड मेलेबल मटेरियल था, सबसे ज्यादा तो वही है ना गोल्ड। तो उसकी बहुत पतली थिन फिल्म बना सकते थे। तो बहुत पतली थिन फिल्म बनाने से ये होगा, लगभग लगभग यहाँ पे आप 2 से 3 या 4 से 5 एटॉमिक लेयर तक आप सोच सकते हो यहाँ पे। तो ये जो गोल्ड फॉइल थी, फॉइल मतलब समझते हो ना, अरे फॉइल समझते हो? हाँ सर, Yes, एल्यूमिनियम sir. फॉइल। हाँ फॉइल, जैसे अभी कभी पार्सल बुलवाते हो ना तुम लोग, जैसे खाना आना तो रोटी में लपेट के वो दे देते फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल है ना, बहुत पतली। या फिर जो प्लास्टिक होती कैरी बैग, कैरी बैग समझ गए ना? यस सर। है ना, तो वो कैरी बैग में, कैरी बैग का ये जो पार्ट ये पास इधर पड़ा हुआ है, सो दिस इज द फॉइल। फॉइल मतलब बहुत पतला ये, है ना। तो ये गोल्ड फॉइल ही, गोल्ड क्यों चूज किया, क्योंकि एक तो इस गोल्ड का एटम ज्यादा बड़ा है ना। तो काफी कुछ इसके बारे में कहानी चल गई थी, मतलब एटम्स के बारे में, जैसे पीरियोडिक टेबल की बात चलने लगी थी और ये सारी कहानियां चलने लगी थी। तो गोल्ड का एटम हैवी एटम है, अल्फा पार्टिकल, हीलियम एटम थोड़ा छोटा एटम है। तो ये काफी कुछ जानने लगे थे, बट इनके बारे में नहीं पता हो रहा था कि एटम का स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, तो एटॉमिक मॉडल है क्या। तो यहाँ पे कोशिश किसकी हो रही है, एटॉमिक मॉडल को जानने की कोशिश हो रही है। तो जो गोल्ड का एटम है अल्टीमेटली, ठीक है, सो दिस इज, तो इसका एटम छोटा है, इसका एटम लार्ज साइज का है। तो इस फॉइल में लगभग 4 to 5 एटॉमिक लेयर हो जाएंगी, 4 to 5 एटॉमिक लेयर। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस पे भी क्लासिकल फिजिक्स का यूज हुआ, मतलब कोलिजन हो रहा अल्टीमेटली। तो रदरफोर्ड क्या कर रहे थे, उनके पास में जो क्लासिकल फिजिक्स थी, कोलिजन थ्योरी, उनका नॉलेज था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज को एटम में बॉम्बार्ड करके देख रहे हैं। बॉम्बार्ड करके मतलब समझ गए, एटम में मार रहे हैं आप। एक छोटी बॉल, एक बड़ी बॉल है, और उस बड़ी बॉल में एटम के बारे में समझ रहे थे कि हाँ एटम ऐसा कुछ तरबूज जैसा स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक छोटी बॉल को, एक छोटे पार्टिकल को आप मार रहे हो। अल्टीमेटली यही हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोलिजन हो रहा है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। So look at here, I have a 2 ball. तो अल्फा पार्टिकल और ये गोल्ड, तो गोल्ड का एटम और छोटा है और ये अल्फा पार्टिकल। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये और भी छोटा, मेरे पास अब इससे छोटी बॉल नहीं है अल्टीमेटली, इसलिए मैंने इसको लिया यहाँ पे। बट कहानी कुछ ऐसी है कि एक बड़े एटम में आप एक छोटे एटम को मार रहे हो, ठीक है। तो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, ये फाइंडिंग है। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी यही कहानी है। तो जो गोल्ड के एटम है वो बड़े हैं और अल्फा पार्टिकल के एटम छोटे हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब आप न्यूक्लियस ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज को आप इसमें बॉम्बार्ड कर रहे हो अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो उसके पहले जो कहानी थी, जैसे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, समझ गए ना। तो उसके बारे में दिमाग में था कि इनने ऐसा मॉडल दिया है तो मैं ऐसा करके देखता हूं तो क्या होता है। अल्टीमेटली यही कुछ कहानी थी। तो फिजिक्स में भी ऐसा नहीं किया, ये अपना इंडिपेंडेंटली इनने पूरा वर्क कर लिया। जो पहले की जो साइंस थी उसका भी कहानी चलते रहती दिमाग में, आप इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते। पहले की कहानी जो मैकेनिक्स है वो वाले पार्ट को भी ये सोच रहे हैं और कुछ और नया करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि चलो मैं एक बड़ी बॉल है, उससे बड़ी बॉल में एक छोटी बॉल को थ्रो करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कहानी थी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एनर्जाइज अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल को क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को इजिली अवेलेबल कर सकते थे और उसको एनर्जाइज भी कर सकते थे, ठीक है ना। एनर्जाइज करने के बहुत सारे तरीके अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ पे। एंड सपोज दिस इज द गोल्ड एटम, तो ये गोल्ड एटम है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मतलब जिसमें +2 चार्ज है। जब इसकी बॉम्बार्डिंग की गई यहाँ पे,
तो क्या फाइंडिंग्स आई, ये इतना बड़ा जो एक सिंगल एटम अपन कंसीडर कर ले रहे हैं, तो क्या फाइंडिंग आई उनकी कि भाई जब ये अल्फा पार्टिकल गया, यहाँ पे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया उन्होंने अल्टीमेटली, एक सिंगल अल्फा पार्टिकल नहीं है, देयर इज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, समझ गए कि नहीं? ये कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो ये कुछ दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से कुछ लिए। तो इसमें से कहानी क्या हुई, जैसे ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन से जो गया ये 180 डिग्री के एंगल पे आया, कुछ तो बिल्कुल सीधे चले गए और कुछ जो पास वाले थे कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ दूर वाले कुछ कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बिल्कुल सीधे चले गए, ये ऐसे कुछ, समझ गए ना? तो ये एक स्ट्रेंज बिहेवियर आ रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंज बिहेवियर का मतलब समझ गए, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, जो 180 डिग्री वाला है, 180 डिग्री में कैसे डिफ्लेक्ट हो गया भाई, इज इट क्लियर? 180 डिग्री में कैसे डिफ्लेक्ट हो गया ये, क्योंकि ये भी एक छोटा सा एटम है या एक पार्ट है, और यहाँ पे कुछ 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सीधे चले गए, किसी में कम डिफ्लेक्ट हुए, तो ये कुछ एक स्ट्रेंज बिहेवियर आ रहा है। थ्योरेटिकली क्या आना चाहिए था यहाँ पे, थ्योरेटिकली कैसा होना चाहिए था ये बिहेवियर, क्या दिमाग में होना चाहिए था? अगर ये एटम है, आप थॉमसन मॉडल को सोचो, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, थॉमसन मॉडल क्या, प्लम पुडिंग मॉडल है ना, क्या था उसकी कहानी थोड़ी सी बताना जरा, प्लम पुडिंग मॉडल की। सर की इलेक्ट्रॉन्स, सर प्रोटॉन जो है वो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेड होते हैं। हाँ, मतलब जो तरबूज के बीज है वो इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर ये मान लो तरबूज के बीज हैं, दीस आर द इलेक्ट्रॉन, दीस आर सम इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से हैं, और जो पूरा पार्ट है बाकी का जो पार्ट है, रेड वाला पार्ट आप जिसको बोलते हो, वो कौन सा है आपका, उसमें वो पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज स्पेस है, ये ऐसा कुछ उनने लिया था, है ना? तो फिर ये ऐसा होना चाहिए था क्या, ये इस तरह से आने चाहिए थे क्या यहाँ पे? अल्टीमेटली या तो इनको पूरे को बाहर निकल गए, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था सभी को, बट कुछ तो ऐसे हुए जो सीधे चले गए, कुछ में डिफ्लेक्शन कम हुआ और कुछ में ज्यादा हो रहा है। मतलब जो थॉमसन ने सोचा था वैसा कुछ बिहेवियर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, समझ गए या नहीं? थॉमसन ने जैसा सोचा है वैसा कुछ बिहेवियर दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? हेलो? नो सर, है ना, वैसा कुछ बिहेवियर नहीं आ रहा है। इसका मतलब थॉमसन का मॉडल यहां पर फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी फाइंडिंग कुछ इस तरह से आई कि कुछ जो पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, कुछ में डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, कुछ 180 डिग्री से। एंड इसमें मैं बात करूं तो जब यहां से फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल पास की गई इस पे, तो लगभग 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल गोस एंड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, passes undeflected 99% अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। मतलब यहाँ पर जो स्पेस है, बहुत सारा स्पेस, कैसा दिख रहा है यहाँ पे, खाली स्पेस है, तभी तो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है ना। और ये जो 180 डिग्री से जो डिफ्लेक्शन वाले, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन वाले 1 अल्फा पार्टिकल इन 10 टू द पावर 9, लगभग 10 टू द पावर 9 में एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जब उनने क्रॉस सेक्शन वगैरह देखा तो वो बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन में जो पार्टिकल जा रहे थे उनमें कुछ इस तरह से या स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाई जा रहा था, और बाकी जो लार्ज पोर्शन वाले जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे पास हो गए थे। तो अब इनने न्यूक्लियस के बारे में कैसे सोचा, ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कब होगा, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कब होगा, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कब होगा? भाई मैं मान लो दीवार पर ये बॉल को मारता हूं ऐसे, है ना, तो ये डिफ्लेक्ट होके वापस आएगी ना 180 डिग्री से, क्योंकि दीवार का मास कैसा, बॉल के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हमने जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़े, क्लासिकल फिजिक्स मतलब
कोलिजन थ्योरी जब हमने पढ़े, ठीक है, मैंने ट्रक वाला एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि मान लो ट्रक जा रहा है और साइकिल वाला जाके ट्रक से भिड़ जाए तो क्या होता है कोलिजन में, याद है ना? साइकिल वाला रुक जाता है और ट्रक हिलता भी नहीं। साइकिल वाला रुक जाता है कि 180 डिग्री से वापस आता है? सर अगर प्लास्टिक कोलिजन हुआ तो? हाँ, अगर प्लास्टिक कोलिजन हुआ तो वहीं चिपक जाएगा, और अगर इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक है, ये भी परफेक्ट इलास्टिक ही सोचो। यहाँ पे जो कोलिजन है, ये जो कोलिजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, द कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो 180 डिग्री से जिनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ तो वैसे ही सीधे चले गए, तो दिमाग में कुछ ना कुछ पिक्चर ऐसी आ रही है यहाँ पे। रदरफोर्ड ने अब ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट है और बाकी का जो स्पेस है वो खाली होना चाहिए, यहाँ पे बाकी का स्पेस खाली होना चाहिए। ठीक है, ये जो तरबूज के बीज वाली हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, और 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तरबूज के बीज तो ठीक है, थॉमसन मॉडल में जो बीज है भाई, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ये तो ठीक है, लेकिन जिसको वो क्या बोल रहा था, बल्क पोर्शन, जिसको वो बोल रहा था कि हाँ यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो वैसा कुछ उसको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि 180 डिग्री में एक आध अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ रहा है, बाकी अनडेविएटेड पीछे जा रहे हैं। तो 180 डिग्री से तभी डिफ्लेक्ट होके आएगा जब यहां पर 99.9% या बहुत ज्यादा मास, 99% मास ऑफ एटम एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट हो, एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम यहां पे कंसंट्रेट हो, यहां पे पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहां पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज रहे और लगभग पूरे एटम का मास यहां पे रहे, तभी ऐसा कुछ होगा कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो ऐसा हो ही गई नहीं कभी भी। समझ गए ना? तो अब इसके दिमाग में ये आ गया कि भाई पूरे एटम में, ठीक है, ये जैसे तरबूज के जो बीज होते हैं वैसा कुछ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फैले हुए, इट्स ओके, सभी जगह पे, लेकिन जो एक पार्ट है इसमें बीच में, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड है और जहां पे लगभग पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो उसके दिमाग में ये चीजें आ गई यहाँ पे, तब इस तरह का बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन का, अदरवाइज इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? सॉरी, अल्फा पार्टिकल का ये जो बिहेवियर है, एक तो बिना डेविएशन के पास हो जाने वाला, जैसे यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा सीधा सीधा चला गया, लेकिन जो यहां से आ रहा है जिसमें 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन तभी होगा जब पूरा की पूरा मास वहां पे कंसंट्रेटेड हो जाए एटम का, और पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज वहां पे कंसंट्रेटेड हो जाए, तभी ऐसा 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जो कोलिजन थ्योरी हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो फिर उसके दिमाग में एक क्लिक हो गया यहाँ पे कि यार एटम में जो प्लम पुडिंग मॉडल है थॉमसन का, वो गलत है, यहाँ पे हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ से उसने किसके बारे में सोचा? न्यूक्लियस के बारे में सोचा। समझ गए कि नहीं? क्यों वो सोच आई न्यूक्लियस के बारे पे रदरफोर्ड को? रदरफोर्ड के दिमाग में क्यों वो न्यूक्लियस की बात आई? अभी समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो मजा आया अभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई, किस तरह से उसने न्यूक्लियस के बारे में सोचा। तो देखो, न्यूक्लियस के बारे में उसने इंडिपेंडेंटली नहीं सोचा, उसने पहले फिजिक्स पढ़ा, भाई कोलिजन थ्योरी पढ़ी, उसी को अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग ये कहानी कुछ ऐसी आई, तब उसने इस तरह से सोच पाया। और क्यों उसने गोल्ड एटम लिया और एक तरफ अल्फा पार्टिकल लिया, है ना? क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, एक छोटी बॉल को आप एक बड़ी बॉल में मार रहे हो, ठीक है, छोटी बॉल को। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर। यस सर। जैसे जो शॉर्ट पुट होता है ना, शॉर्ट पुट देखा है कि नहीं? शॉर्ट पुट, यस सर। शॉर्ट पुट में मान लो तुम मार्बल, कंचे खेले हो कभी? कंचे को मार के देखना शॉर्ट पुट में। अरे समझ गए? कंचे खेले हो? यस सर, खेले हैं। यस सर। हाँ, तो शॉर्ट पुट में कंचे को मार के देखना क्या होगा।
वापिस लौट के आता है? यस सर। यस सर। लगभग आप इलास्टिक कोलिजन मान लो। तो वैसी कुछ कहानी हो रही थी यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी एटम में, बड़े एटम में आप एक छोटे से बॉल को मार रहे हो वहां पे, तो या तो वो पूरे के पूरे लौट के आने चाहिए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। पूरी जगह में से एक छोटे से पार्ट से लौट कर आ रहे हैं। तो गोल्ड का एटम आप ये मान लो, सपोज दिस इज द गोल्ड एटम, और यहाँ पे आप छोटे सी छोटी छोटी बॉल ऐसी आ रही है अल्फा पार्टिकल की, तो कुछ तो इसको बिल्कुल पार करके निकल गई, और सिर्फ एक आध यहाँ पर से 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही। मतलब ये इसका ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है एटम का, अंदर बहुत कुछ खाली है इसमें, और छोटी सी जगह पे लगभग इसका पूरा मास वहां पे आ गया और लगभग पूरा चार्ज वहां पे आ गया। तो ये उसके दिमाग में क्लिक किया यहाँ पे। तो इस तरह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हुआ और उसने अपना नया मॉडल दिया यहाँ पे। फिर समझ गए ना? तो ये जो फाइंडिंग आई थी, उनके जो चेले थे, असिस्टेंट थे, उन लोगों ने ये फाइंडिंग देख लिए थे, बट वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। क्योंकि जो असिस्टेंट होते हैं, भाई असिस्टेंट है, भाई पढ़ रहे हैं, अभी हो सकता है उतना पूरा साइंस उसके नहीं आ रही है, तो टीचर होता है। फिर जो नॉलेज, तो जो रदरफोर्ड थे, उनके जो टीचर बोलो या फिर उनके जो गाइड बोलो, तो उनने इस चीज के बारे में सोचा। फिर समझ गए? हेलो, देखो ये जो डिस्कवरी हुई है ना, ये वाली, ये लगता है अपने को इजी। आप आज से 100-150 साल पुरानी बात हो गई ना, ये कब की बात है ये? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद है किसी को, कब हुआ था? हेलो, अरे याद है? 90s, अर्ली 90s है ना, या लेट 1900 के आसपास की बात है ना भाई? अरे सो गए क्या? 1971 to 1937। 1971 कहाँ है रे बेटा? वो तो उसका जन्म की बात कर रहे हो तुमने, अभी उसमें यूट्यूब में खोज लिया होगा। ये लगभग 1900s की बात है। 1900 की बात है, मतलब शुरुआती बात है ये। तो आज से लगभग 100 साल पहले सोचो, जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास इस तरह से नहीं थी, तब उनने ये एक्सपेरिमेंट किया लैब में, है ना? तो ये बड़ा अचीवमेंट है, मतलब इस तरह करना, इस तरह का जो काम है उस टाइम पे भी, तो ये एक बड़ा काम था, बड़ा अचीवमेंट था, इस तरह से लैब में इन सारी चीजों को, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो कल अपन पढ़ेंगे अब उनने न्यूक्लियस का साइज के बारे में कैसे सोचा, रदरफोर्ड ने, कि यार ये इतना बड़ा एटम हो गया, अब न्यूक्लियस का साइज कैसे सोचा। तो कल की क्लास में अपन अब न्यूक्लियस के साइज के बारे में सोचेंगे, और फिर उसका जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो आज की जो क्लास है, इसमें हमने सिर्फ ये जान पाया कि हाँ, न्यूक्लियस के बारे में उसने कैसे सोचा। अभी समझ गए ना, न्यूक्लियस कैसे उसने इमेजिन किया। क्लियर हो गया अभी? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अपन कल की क्लास में करेंगे न्यूक्लियस के साइज के बारे में और बाकी जो फाइंडिंग्स हैं। ठीक है ना? अरे समझ गया भाई? यस सर। तो अब आज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना आप लोग, बट बुक में भी ये चीजें नहीं लिखी होती जनरली। उसमें तो सीधा सीधा लिख देते बुक में कि ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ये हो गया, वो हो गया, तो वो फिर समझ में नहीं आता, जो बुक की लैंग्वेज होती है। तो जब कोई बता देता है तो फिर अब पढ़ोगे ना, तो अब अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग। तो जब आप केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़े थे तो ये चीजें दिमाग में नहीं थी, लेकिन जब अपन अब यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो अब ये क्लियरिटी आ रही है आपकी। ठीक है, जब आपने कोलिजन पढ़ लिया, इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया, तो सबको जब मिक्स करते हो ना, तब ये प्रॉपर क्लियर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अब। ओके, अच्छा, पीएसटी 1 आपकी संडे को है? हाँ, सिलेबस डालने वाले हैं ना? हेलो, यस सर। तो उसका और सिलेबस पीएसटी 1 में अपना फिजिक्स का सिलेबस है एनसीईआरटी का 11 का फर्स्ट पार्ट। समझ गए? बाकी सब लोगों से पूछ लेना पीएसटी 1 का सिलेबस। हेलो, हाँ, फिजिक्स का सिलेबस समझ गए पीएसटी 1 का? यस सर। कौन कौन से चैप्टर आएंगे? यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, फिर काइनेमैटिक्स मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, ये पीएसटी 1 में आएगा आपका। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके।
तो ये फिजिक्स का सिलेबस है, बाकी सब लोगों से अपना PST 1 का सिलेबस आप लोग पूछ लेना फिर, ठीक है? Yes. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।